हरियाणा के आंदोलन की सबसे बड़ी हिट स्टोरी। 10 के करीब औरतें बताई जा रही हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, उन्हें गाड़ियों से बाहर निकाला गया, यहीं गाड़ियों के आसपास उन औरतों के साथ रेप किया गया। आंदोलन की आड़ में गैंग रेप की कहानी। औरतों के इनर वियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सड़क के बीचों बीच कि आखिर यह इनर वियर कहाँ से आए हैं। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ तो यह इनर वियर यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज ने की खौफनाक खबर की पड़ताल। आप देखकर चौंक जाएंगे कि इनर वियर लेडीज के सड़क के किनारे इस तरह से पड़े हैं, जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। जाट आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से हरियाणा के शहर बर्बाद हो गए, उनकी तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, लेकिन ये खबर उस तबाही से कहीं ज्यादा खौफनाक है। एक अंग्रेजी अखबार ने ये दावा किया है कि आंदोलन की आड़ में 10 औरतों के साथ गैंगरेप किया गया है। हैवानियत की इस खबर के सामने आने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। आखिर क्या है इस खौफनाक कहानी का सच? देखिए एबीपी न्यूज की ये खास पड़ताल। सड़क पर बिखरे महिलाओं के कपड़े, कहीं जीन्स, कहीं इनोवेयर तो कहीं टॉप। हरियाणा के मूर्थल की सड़कों पर बिखरे महिलाओं के ये कपड़े क्या किसी संगीन गुनाह के निशान हैं? क्या यहां पर महिलाओं के साथ हुई है कोई घिनौनी वारदात? अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून की खबर के बाद खड़े हो गए हैं ऐसे ही खौफनाक सवाल। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मूर्थल में जीटी रोड पर हसनपुर और कुराड़ गांव के पास 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया है। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून के मुताबिक जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मूर्थल के पास नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सोमवार की सुबह कुछ गाड़ियों को रोका गया और उनमें सवार तकरीबन 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस दौरान महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए और उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिलाओं ने पास के ही सुखदेव ढाबे में जाकर अपनी जान बचाई थी। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सोनीपत के मूर्थल में 10 महिलाओं से कथित गैंगरेप की खबर सामने आने के बाद हर कोई गुस्से में था। मामला इतना गंभीर था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा। अंग्रेजी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 लोगों ने कारों को आग लगाई, महिलाओं के साथ रेप किया। महिलाएं तब तक खेत में ही रहीं जब तक उनके रिश्तेदार और आसपास के गांव के लोग कंबल और कपड़े लेकर नहीं आए। इतना ही नहीं, पुलिस वाले आए तो उन्होंने सम्मान की खातिर रिपोर्ट दर्ज न कराने की सलाह दी। मूर्थल में हुए इस कथित गैंगरेप की पड़ताल के लिए जब एबीपी न्यूज घटनास्थल पर पहुंचा तो उसे वहां महिलाओं के कपड़े नजर आए। अखबार के मुताबिक ये वही जगह है जहां गैंगरेप हुआ है। यहाँ पर महिलाओं की जीन्स, लेगिंग्स, टॉप, फटी हुई ब्रा और इनरवेयर मिले हैं। लेकिन यहाँ मिले कपड़ों का गैंगरेप की शिकार महिलाओं से क्या संबंध है, ये जांच का विषय है और एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वैश्याना घटना के दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए एबीपी न्यूज उसी जगह पहुंचा है जहां पर इस घटना के होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर हमने अब तक देखा है तो कई ऐसे निशान मिलते हैं जिन्हें लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ महिलाओं के कपड़े आपको नजर आएंगे। यह एक जीन्स पड़ी है सड़क के बिल्कुल किनारे, जहां पर यह गाड़ियां जली हुई हैं। गाड़ियों के बिल्कुल पास यह जीन्स पड़ी है, गाड़ियों से थोड़ी दूरी पर सड़क के एक साइड में। यही नहीं, आप चौंक जाएंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे कपड़े हैं, औरतों के इनर वियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सड़क के बीचों बीच इनर वियर पड़े हुए हैं बिल्कुल किनारे पे। यह सब देखकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यह इनर वियर कहाँ से आए हैं। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ तो यह इनर वियर यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई इनर वियर आपको यहाँ पे, कई औरतों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर और कपड़े पड़े हैं। यहाँ पे यह देखिए, यहाँ पर लेडीज टॉप पड़ा है, फटा हुआ है। लेडीज टॉप है, ये फटा हुआ है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देखकर चौंक जाएंगे कि इनर वियर लेडीज के सड़क के किनारे इस तरह से पड़े हैं, जो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता नपिंदर बराड़ उस ढाबे पर भी पहुंचे जहां कुछ महिलाओं ने शरण ली थी, लेकिन किसी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दावा किया जा रहा है कि उन 10 औरतों के साथ मुरथल में यह बदसलूकी की गई। यहाँ से करीब 60 मीटर दूरी पर वो जगह है जहाँ पर वो गाड़ियाँ जलाई गई हैं, और दावा किया जा रहा है कि उन गाड़ियों से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर ही इन औरतों के साथ इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। और जब उनके साथ यह घिनौनी यह वाकया उनके साथ हुआ तो उसके बाद किसी तरह से वो औरतें वहां से बचकर भागकर सामने वहां से कुछ ही करीब 100 मीटर की दूरी पर इस सुखदेव ढाबे पर आए पहुंची। क्योंकि यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद यह पुलिस के अधिकारी उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें आश्वासन मिलने की बजाय पुलिस के अधिकारियों ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इस पूरे मामले को छिपाने तक की सलाह दे दी और यहाँ से रवाना कर दिया। हालांकि अभी इस मामले पर ढाबे के साथ जुड़े हुए लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो खुद को इस मामले से अनजान बता रहे हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि इसे इस तरह से छुपाया नहीं जा सकता। अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि पीड़ित महिलाएं पुलिस के बजाय सीधे सीजेएम कोर्ट में शिकायत कर सकती हैं। कोर्ट ने पीड़ितों को अपनी शिकायत सील बंद लिफाफे में भेजने की भी सुविधा दी है ताकि महिलाओं की पहचान उजागर न हो। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट पुलिस के रवैये से भी नाराज था। कोर्ट के मुताबिक इसको हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से लिया वो बेहद शर्मनाक था, और यही वजह है कि न्यायपालिका को खुद खबर सामने आने के बाद दखल देना पड़ा। कोर्ट ने हरियाणा की खट्टर सरकार को भी आदेश दिया है कि वो राज्य के सारे अखबारों में विज्ञापन छपवाकर पीड़ितों से गुजारिश करे कि वो मामले की शिकायत करें। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। हालांकि पुलिस इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है। उन्होंने जैसे ही खबर अखबार में पड़ी तुरंत एक फाइनेंशियल कमीशन रैंक का अधिकारी डिप्यूट किया, एक आईजी रैंक का अधिकारी डिप्यूट किया। उन्होंने वहां पे जहां का इंसिडेंट बताते हैं वहां पे लोगों के बयान लिए, उनसे सबसे वेरिफिकेशन की और उन्होंने ये पाया कि इस प्रकार की घटना की ये सूचना सही नहीं है। फिर भी अगर कोई शिकायत हमारे को करता है हम उसको पूरी तत्परता से इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। इतना ही नहीं, इस होश उड़ा देने वाली खबर के सामने आने के बाद मौके का मुआयना करने वाली पुलिस सड़क पर बिखरे इन कपड़ों के पीछे लूटपाट की कहानी बता रही है। डीएसपी साहब, हम भी अभी थोड़ी देर पहले उसी जगह पर होके आए हैं तो वहाँ पर महिलाओं के इनर वियर्स मौजूद हैं। कई महिलाओं के वहाँ पे इनर वियर्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं, कुछ जीन्स पड़ी हुई, टॉप पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या आपने उनका मुआयना किया कि वो कपड़े आखिर वहाँ पे हादसे वाली जगह पर कैसे आए? ऐसा हुआ था उस समय पर कुछ लोग जो उन्होंने बताया चश्मदीद ने कि जब वो गाड़ियाँ छोड़ कर अपनी भाग रहे थे तो कुछ लोग अपने कपड़े साथ लेके अपना सूटकेस या जो बैग्स थे उनके पास वो साथ लेके भागे और वो वहां पर गिरे, उनसे कपड़े गिरे हुए थे। पुलिस के पास सड़क पर बिखरे इन कपड़ों के बारे में अपनी दलील है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान गैंगरेप की बात सामने नहीं आई है, फिर भी वो गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। और वहीं अखबार का दावा है कि आंदोलन की आड़ में ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। ऐसे में सोनीपत के मूरथल में महिलाओं से कथित गैंगरेप के मामले की दोबारा सुनवाई 29 फरवरी को होगी। लेकिन इस घटना ने जाट आंदोलन के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही हरियाणा पुलिस भी सवालों के घेरे में है। गुनाह की वो कहानी जिसने फिल्म स्टार संजय दत्त को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। संजय दत्त 1993 के मुंबई बम धमाकों के केस में गैर कानूनी ढंग से हथियार रखने के दोषी पाए गए थे और इसी की सजा वो जेल की सलाखों के पीछे काट रहे थे।
लेकिन अब बॉलीवुड का ये मुन्ना भाई अपने गुनाहों की कहानी को पीछे छोड़कर हो गया है आजाद। गहरी नीली शर्ट, जीन्स, माथे पर लंबा टीका और चेहरे पर बिखरी मुस्कान। पुणे की यरवदा जेल में 33 महीने और पूरे 10 दिन तक कैद रहने के बाद संजय दत्त आजाद हो गए हैं। जेल की जिंदगी से आजादी के बाद संजय दत्त की ये पहली तस्वीरें हैं। सुबह तकरीबन 8:30 बजे जब संजय दत्त यरवदा जेल से बाहर आए तो उनके चेहरे से वो खुशी साफ झलक रही थी जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। जेल कंपाउंड के गेट से बाहर निकलकर संजय दत्त कुछ आगे बढ़े और फिर दाहिने कंधे पर रखा बैग नीचे रखकर उन्होंने जेल की जमीन को छूकर प्रणाम किया। इसके बाद संजय दत्त ने जेल के ऊपर लगे तिरंगे को सलाम किया। जिस वक्त संजय दत्त तिरंगे को सलाम कर रहे थे उस वक्त कई कैमरों में उनकी इस तस्वीर को कैद किया जा रहा था और ये सब किया जा रहा था संजय दत्त की जीवनी पर बन रही एक फिल्म के लिए। जी हां, फिल्म के लिए। शूटिंग कर रहे कैमरों के लिए संजय दत्त ने पहले जमीन को नमन किया और फिर तिरंगे को सलाम किया। यानी संजय की रिहाई तो असली थी, लेकिन तिरंगे को दी गई उनकी ये सलामी फिल्मी। झंडे को सलाम करने के बाद संजय दत्त बाएं हाथ में फाइल और दाहिने कंधे पर बैग डाले जब जेल से बाहर निकले तो वहां उन्हें रिसीव करने के लिए पहले से ही उनकी पत्नी मान्यता दत्त और फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी मौजूद थे। संजय उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए। लगभग 11:30 पर संजय दत्त मुंबई पहुंचे और फिर अपने परिवार के साथ वो सबसे पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। वहां बप्पा के दर्शन के बाद संजय दत्त मरीन लाइन के बड़े कब्रिस्तान में अपनी मां नरगिस दत्त की कब्र पर सजदा करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अपनी मां की कब्र पर सजदा करने के बाद संजय दत्त बांद्रा स्थित अपने घर इंपीरियल हाइट्स पहुंचे। घर में घुसते ही संजय दत्त ने बाहरी रूम में लगी पिता सुनील दत्त की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और फिर श्रद्धांजलि दी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब संजय दत्त मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर राहत थी, खुशी थी। 23 साल से वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब अपने गुनाहों की सजा काटकर बॉलीवुड का ये मुन्ना भाई आजाद हो गया। सुनिए अपनी आजादी पर संजय दत्त ने क्या कहा। जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है, उसके लिए मैंने हर चीज़ की और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रज़े पे आया हूँ, कोई फर्लों पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया। कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया है। क्या बात। और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। ऑनरेबल जज कोडे साहब ने जो कहा था कि तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, तो ये कोर्ट कहती है कि तुम टेररिस्ट नहीं हो, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए नहीं थी। उस दिन भी मेरे अगर पिताजी जिंदा होते तो वो आदमी वो सुनने के लिए बेताब था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया और
जो सज़ा उन्होंने दी मैंने वो सज़ा काट के आया हूँ। I miss my father today. My father, if he was alive, he would have been the most happy person because his only fight was to see his son free. And I can say, Dad, I'm free today. And I love you. ये मेरा बेस्ट हाफ है, बेटर भी नहीं है। और आई थिंक मैं कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता हूँ, लेकिन ये एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। जब भी मैं थोड़ा गिरता हूँ, उठा के मुझे पकड़ के सीधा कर देती है। मीडिया के सामने अपनी खुशी का इजहार करते हुए संजय दत्त काफी भावुक हो गए थे और इसकी वजह भी थी। 1993 में जब मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो संजय दत्त के ऊपर भी धमाकों की साजिश का आरोप लगा था, लेकिन 2007 में टाडा कोर्ट ने संजय दत्त को इन आरोपों से बरी कर दिया था। संजय दत्त को सजा मिली थी गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के मामले में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें से 1.5 साल की सजा संजय 90 के दशक में ही काट चुके थे। बाकी की सजा संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल में काट रहे थे, लेकिन जेल में उनके अच्छे व्यवहार और सरकारी छुट्टियों की वजह से जेल प्रशासन ने उन्हें तकरीबन 4.5 महीने पहले ही रिहा कर दिया। In my school, I've learned one thing. It's my motto: never give in. I said, I will survive here. You survive outside. I said, that's how we have to stay through. जेल की जिंदगी से संजय दत्त को आजादी मिलने के बाद संजय दत्त के परिवार और दोस्तों के अलावा उनके फैंस भी काफी खुश हैं। और अब बॉलीवुड का मुन्ना भाई अपनी जिंदगी की एक ऐसी पारी खेलने के लिए तैयार है जहां गुनाह की कोई भी कहानी उसका पीछा नहीं करेगी। जो दाग थे वो सजा पूरी होने के साथ ही धुल गए हैं और अब मुन्ना भाई आजाद है, अपने सारे सपनों के साथ, अपनी तमाम हसरतों और जिंदगी के साथ।